हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का जो वीडियो है वो फोकस है आपके पीटीयू बीटेक फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। जो आपका सिलेबस में सब्जेक्ट है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, उसके इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर आज हम वीडियो देखेंगे। ठीक है, ये जो मैं सीरीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ, ये आप एग्ज़ाम से पहले देखकर अगर जाएंगे तो आपका जो है बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, सो इसमें होता है हमारे पास ये वाली जो सीरीज़ होगी इसमें होगा हमारा डा मेनली। ठीक है, डा के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें कुछ इस वाला जो पीडीएफ है इसमें कुछ 7 से 8 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसका जो है लिंक वो आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी पीडीएफ। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, सॉल्व हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब बिग ओ नोटेशन यूज्ड इन एल्गोरिदम। तो हमने डिस्क्राइब करना है कि बिग ओ नोटेशन होता क्या है। ठीक है, so big O notation. Big O notation represents the upper bound of an algorithm. It gives the worst case complexity of an algorithm. जो बिग O notation होता है उसे हम यूज़ करते हैं किसी भी algorithm का upper bound देखने के लिए। ठीक है, इससे ही हमें पता चलेगा कि वो वाला जो algorithm है वो worst case में कैसा behave करेगा। ठीक है, it represents the highest possible output value big O for a given output। ठीक है, तो अगर आप पेपर से पहले भी ये वाला वीडियो देखते हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है आपके लिए, क्योंकि इसमें सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही हैं हमारे इस चैप्टर के। ठीक है, इट रिटर्न्स अ हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू, अ पॉसिबल आउटपुट वैल्यू फॉर द गिवन आउटपुट। जो बिग नोटेशन है वो हमें हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट वैल्यू देता है। ठीक है, द कंडीशन दैट अलाउज एन एल्गोरिथम टू कंप्लीट स्टेटमेंट एक्सिक्यूशन इन द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल। ये वाला जो हमारा एल्गोरिथम होता है ये हमें ऐसी कंडीशन जो है शो करता है जो कि स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, इसका ग्राफ है, इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, एक होता है हमारा फंक्शन एफ एन, इस टाइप से उसका ग्राफ बनता है। ठीक है, और एक है हमारे पास कांस्टेंट और साथ में जी एन, सी जी एन। ठीक है, और इसका जो कह सकते हैं आप इक्वेशन की स्टेटमेंट होती है जो वो होती है एफ एन इज इक्वल टू ओ ऑफ जी एन। ठीक है, ये फिगर आ गई आपकी बिग ओ नोटेशन की, और ये जहाँ पर मीट करेंगे दोनों लाइन उसे हम कहेंगे एन नॉट। ठीक है, देन है हमारे पास, हाउ इज़ एन एल्गोरिदम्स टाइम एफिशिएंसी मेजर्ड। हम किसी भी एल्गोरिदम की टाइम एफिशिएंसी को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, सो टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, दिस एस्पेक्ट ऑफ एल्गोरिदम एनालिसिस इवेल्युएट्स हाउ एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीजेज विद द साइज ऑफ इनपुट डाटा। ये हमें ये बताता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी का सिंपल भाषा में यही मतलब है कि हमारा एल्गोरिदम का जो ग्राफ है वो विद टाइम कितना इंक्रीज़ करेगा। जैसे जैसे हम उसको डाटा देंगे वो कितना कितना इंक्रीज़ करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे हम कहते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। एल्गोरिदम्स कैन बी एनालाइज फॉर द बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिदम्स को हम 3 तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, एक तो बेस्ट केस के लिए, या तो एवरेज केस के लिए, या वर्स्ट केस के लिए। ठीक है, सो हमारा जो बिग ओ नोटेशन था ना यहाँ पर, ये इसी बात का, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ये है इसका। ठीक है, ये इसी बात का है, लेकिन है किसके लिए, वर्स्ट केस के लिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन रिकर्शन कॉल। रिकर्शन जो है वर्ड, इससे आप पहले से फेमिलियर होंगे, या आपके थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट सेकंड में भी आया है चीज़ कि रिकर्शन क्या होती है। ठीक है, सो रिकर्शन होता है, अ रिकर्शन कॉल इज व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ पार्ट ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर सेल्फ सिमिलर सब प्रॉब्लम्स until a simple base case is reached that stops the recursion preventing infinite loops। so recursion का सिंपल मतलब क्या है कि एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसको स्मॉलर सिमिलर सब प्रॉब्लम्स में बांट दिया जाएगा। यानी कि एक बड़ी प्रॉब्लम थी इस टाइप की, कुछ इधर कोई प्रॉब्लम थी, उसको मैंने 1 में बांट दिया, 2 में बांट दिया, 3 में बांट दिया, 4 में बांट दिया। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी मैंने 4 प्रॉब्लम्स बनाई हैं, ये कैसे काम करेंगी, ये ऐसे काम करेंगी कि मैं इनको अकेली अकेली को जो है सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, अनटिल मेरे पास एक बेस केस नहीं आ जाता। तो जब मेरे पास बेस केस आ जाएगा तो मैं इस रिकर्शन को स्टॉप कर दूंगी और इन्फानाइट लूप्स नहीं बनेंगी। ठीक है, ये रिकर्शन वाला ही जो हमारा कंसेप्ट है ये उसी का कह सकते हैं आप आगे का पार्ट है। ठीक है, रिकर्सिव कॉल। ठीक है, सिंपली इसमें क्या होता है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इट डाउन। ब्रेकिंग का मतलब तोड़ना है उसको, स्मॉलर सेल्फ सिमिलर सब प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ना है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ये भी एल्गोरिदम से रिलेटेड है। व्हाट इज बेस्ट केस एफिशिएंसी? बेस्ट केस एफिशिएंसी क्या होती है? सो बेस्ट केस एफिशिएंसी, द बेस्ट केस एफिशिएंसी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा नोटेशन, इसे हम ओमेगा से डिफाइन करते हैं। जो एल्गोरिदम होता है उसकी हम एफिशिएंसी को तीन टाइप से डिफाइन करते हैं। एक होता है आपका बिग ओ नोटेशन, एक होता है आपका ओमेगा नोटेशन, एक होता है आपका थीटा नोटेशन। बिग ओ नोटेशन होता है आपके वर्स्ट केस के लिए, ओमेगा नोटेशन होता है आपके बेस्ट केस के लिए, और थीटा नोटेशन होता है आपके एवरेज केस के लिए, ठीक है। सो जो ओमेगा नोटेशन है वो हमें क्या बताता है? रेफर्स टू द मिनिमम टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम नीड्स टू कंप्लीट वन गिवन व्हेन गिवन द मोस्ट फेवरेबल इनपुट ऑफ स्पेसिफिक साइज। कि यानी कि इसमें क्या है, जो हमारा ओमेगा का नोटेशन है यही हमारे बेस्ट केस का होता है। इसमें सबसे कम टाइम लगता है, इसलिए हम इसको बेस्ट केस कहते हैं, और इसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया होती है। द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन ऑन एनी इंस्टेंस ऑफ साइज ए। तो ये वही वाले स्टेप्स हैं कि हम किसी एल्गोरिदम को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लगें उसे ही हम मिनिमम स्टेप्स लगें, और मैक्सिमम जो है और मिनिमम ही टाइम लगे, इसलिए इसे हम बेस्ट के एफिशिएंसी कहेंगे। इसलिए इसका जो आंसर है वो ओमेगा नोटेशन है, ठीक है। देन हमारे पास देख लीजिए सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियसली ये आपके एल्गोरिदम के पार्ट से ही आए हैं। क्या है एल्गोरिदम है, उसके आगे उसकी दो टाइप की एनालिसिस हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर केसेस आ रहे हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। और इसके अलावा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं, जो कि होती हैं आपकी थीटा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड बिग नोटेशन, ठीक है। सो टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम, हाँ एक मिनट क्वेश्चन तो रीड कर दूँ। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम, ठीक है। सो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम क्या है? द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम टू कम्प्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। कि टाइम कम्प्लेक्सिटी वो चीज़ है कि हमें टोटल में कितना टाइम लगेगा किसी भी एल्गोरिदम को कंप्लीट करने में, एग्जीक्यूट करने में। द अमाउंट ऑफ टाइम, जितना टाइम हमें लग रहा है किसी भी अल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करवाने में, हम उसे उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। कि जो रनिंग टाइम है वो किन किन स्टेप्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले है वेदर इट इज़ रनिंग और ऑन सिंगल प्रोसेसर मशीन और मल्टी प्रोसेसर मशीन। एल्गोरिदम की रनिंग टाइम इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो सिंगली प्रोसेस कर रहा है, सिंगल प्रोसेसर है, या वो क्या है मल्टी प्रोसेसर मशीन पर काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेदर इट इज़ अ 32 बिट मशीन और ए 64 बिट मशीन। कि वो 32 बिट की मशीन पर काम करें या 64 बिट की मशीन पर काम करें। अगर ये मशीन का साइज़ अलग अलग है, बिट्स का साइज़ अलग अलग है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, रनिंग टाइम होगा, वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। रीड एंड राइट स्पीड ऑफ द मशीन, कि रीडिंग और राइटिंग की स्पीड क्या है मशीन की, तो उसकी जो रनिंग टाइम है, कम्प्लेक्सिटी है, वो भी अलग होगी, ठीक है। और कौन से फैक्टर्स हैं? द टाइम इट टेक्स टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, रिटर्न इनपुट डाटा। कि वो कितना टाइम लेता है किसी भी टाइप की अर्थमेटिक का मतलब है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में, ठीक है, या किसी लॉजिकल ऑपरेशन को करने में, तो वो रिटर्न कितना डाटा करता है, ठीक है। When we calculate time complexity of an algorithm, we consider only input data and ignore the remaining things. जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो क्या है, हम सिर्फ इनपुट डाटा की बात करते हैं और बाकी जो रिमेनिंग थिंग्स हैं उनको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, एज दे आर मशीन डिपेंडेंट, क्योंकि ये क्या होते हैं, मशीन डिपेंडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है? इफ़ एनी प्रोग्राम रिक्वायर्स फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर ऑल इनपुट वैल्यूज देन इट्स टाइम कम्प्लेक्सिटी इज सेट टू बी कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी। अगर कोई हमारे पास प्रोग्राम है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम पर ही काम करता है, मतलब कि हम उसे कोई फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में कोई वैल्यूज़ देते हैं, इनपुट वैल्यूज़, कि इतने में इतनी वैल्यूज़ होंगी, इतने में इतनी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट होगी उस टाइम पर, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी। If the amount of time required by an algorithm is increased with increase of input value, अगर किसी algorithm का जो टाइम है, अमाउंट ऑफ टाइम है रिक्वायर्ड, वो इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन इनपुट वैल्यू भी बढ़ रही है तो टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक है। देन दैट टाइम कम्प्लेक्सिटी इज सेट टू बी लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी। तब उस टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम लीनियर कहेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है? स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिदम इन इट्स लाइफ साइकिल। स्पेस कम्प्लेक्सिटी एक किसी एल्गोरिदम की होती है अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिदम इन इट्स लाइफ साइकिल, कि जो एल्गोरिदम है उसको कितनी मेमोरी की ज़रूरत होती है अपने सारे लाइफ साइकिल में, ठीक है। द स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स। जो स्पेस रिक्वायर होती है एल्गोरिदम की वो इक्वल होती है सम ऑफ उसके दो फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? अ फिक्स पार्ट दैट इज अ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर सर्टेन डाटा एंड वेरिएबल्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो भी हमने वेरिएबल्स को यूज़ करना है उनके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक स्पेस होनी चाहिए। जैसे इंट सॉरी वेरिएबल्स जो होते हैं आपके, उसके लिए हम उसको डिफाइन करते हैं ना, इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। तो उनके लिए एक डेफिनाइट स्पेस हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिंपल वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स यूज प्रोग्राम साइज एक्सेट्रा। तो सिंपल वेरिएबल्स के लिए या कॉन्स्टेंट के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक जो है स्पेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास अ वेरिएबल पार्ट इज़ अ स्पेस रिक्वायर्ड बाय वेरिएबल्स, कि वेरिएबल पार्ट के लिए हमें वो वाली स्पेस चाहिए जो हमने वेरिएबल्स को देनी है, ठीक है। हुज साइज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम का जो साइज़ है वो डिपेंड करेगा कि हमारे वेरिएबल का क्या साइज़ रहने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, रिकर्शन टैग स्पेस एक्सेट्रा, ठीक है। स्पेस complexity of any algorithm p is sp is equal to constant plus sp1 where c is the fixed part। जो c है वो फिक्स्ड पार्ट है हमारा, और जो s1 है वो वेरिएबल पार्ट है, ठीक है। विच डिपेंड्स अपॉन इंस्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये इन्होंने एक आपको जो है स्पेस कम्प्लेक्सिटी का अल्गोरिदम जो है लिख कर दिया है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले सम कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी का स्टार्ट कर रहे हैं अल्गोरिदम को, कांस्टेंट को ले रहे हैं कि वो क्या है a + b + 10, और फिर इसको स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद में है हमारे पास कांस्टेंट स्पेस क्या हुई। अल्गोरिदम्स विद कांस्टेंट स्पेस कम्प्लेक्सिटी यूज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनपुट साइज, कि इसमें एक फिक्स अमाउंट होगी मेमोरी की जो कि डिपेंड नहीं करेगी इनपुट साइज़ पर, ठीक है। उसके बाद में है लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या बताती है कि जो मेमोरी यूजेज होगी वो क्या करेगी, ग्रोज करेगी लीनियरली विद साइज, वो लीनियरली साइज के साथ ग्रो करेगी, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एसिम्प्टोटिक नोटेशन? अब हमारा लास्ट क्वेश्चन यही है, आई थिंक सो, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का ही, ठीक है। और एक नैपसैक का है, ठीक है। सो अब देखते हैं हमारे पास है यहाँ पर एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशन सिंपली क्या है, ये एक ऐसे तरीके की हमारे पास जो कह लो कि एक तरीका है जिससे हम देखते हैं कि हमारा जो भी एल्गोरिदम है उसकी कितनी एफिशिएंसी है और वो कैसे कैसे ग्रो करता है जैसे हम इनपुट साइज़ को बढ़ाते हैं, ठीक है। सो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आर मैथमेटिकल टूल्स, ये एक टाइप के मैथमेटिकल के टूल्स हैं, ठीक है। यूज टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम्स बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ देयर एफिशिएंसी चेंजेस एज द इनपुट साइज ग्रोज। ये इस टाइप का मैथमेटिकल टूल है जिसके साथ हम एनालाइज करते हैं कि हमारा एल्गोरिदम कैसे परफॉर्म कर रहा है, हम इसे एनालाइज कैसे करते हैं, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं हम, एफिशिएंसी की कैसे कैसे बढ़ रही है, मतलब कि किस टाइप से हमारा जो पूरा टाइम कम्प्लेक्सिटी का ग्राफ है वो चेंज होगा, उससे हमें पता चलता है कि हमारा एल्गोरिदम किस टाइप का होगा, ठीक है। इट इनेबल्स कंपैरिजंस ऑफ एल्गोरिदम स्पेस विद द टाइम। तो इसमें क्या होता है, हम एल्गोरिदम का स्पेस देखते हैं कि वो एल्गोरिदम कितनी स्पेस लेगा एग्जीक्यूट होने में और कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, बाय एग्जामिनिंग देयर परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स। हम इसकी परफॉर्मेंस की करेक्टरिस्टिक्स को एग्जामिन करते हैं एज द इनपुट साइज ग्रो, यहाँ जैसे जैसे हम इनपुट साइज को बढ़ा रहे हैं या ग्रो करें, ठीक है। सो इसमें क्या है, जो हमारी एसिम्प्टोटिक नोटेशन है ये बेसिकली 3 टाइप्स की होंगी, ठीक है। क्या क्या होंगी, बिग ओ नोटेशन, ठीक है, ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन, ठीक है। सो बिग ओ नोटेशन क्या है, बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट्स द अपर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है। बिग ओ नोटेशन के बारे में हमने थोड़ा पहले भी देख लिया, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। इसमें हमें क्या मिलता है, अपर बाउंड मिलता है, कि रनिंग टाइम में जो अपर पे बाउंड है ना उसका वो हमें मिलता है, ठीक है। यानी कि हमें मिलती है इसकी वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी, कि हमारा एल्गोरिथम कितना वर्स्ट केस के लिए क्या आउटपुट देता है, ठीक है। इट गिव्स द हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट, कि कितनी हाई से हाई आउटपुट हो सकती है ये हमें वो देता है, ठीक है।
द कंडीशन दैट अलाउज एन एल्गोरिदम टू कंप्लीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन इन द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल। इसमें क्या है, जो भी हमारी कंडीशन है वो लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में जाती है, इसलिए ये वर्स्ट केस होता है। ठीक है, ये आपको इसका ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, एक दिया हुआ है फंक्शन एफ एन और साथ में इसमें दिया हुआ है सी जी एन। ठीक है, सो देख लेते हैं। इफ़ एफ एन डिस्क्राइब द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम, जो एफ एन फंक्शन है वो हमें बता रहा है कि इसका रनिंग टाइम कितना है। ठीक है, सो एफ एन इज ओ ऑफ जी एन। ओ ऑफ जी एन का मतलब क्या है, बिग ओ नोटेशन का जो ओ है एंड जी एन कोई अलग फंक्शन है। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी, इसमें कोई पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है जिसे हमने सी लिया हुआ है, एंड एन नॉट भी एक कॉन्स्टेंट है सच दैट जो हमारा एफ एन है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है ज़ीरो से, और जो हमारा सी जी एन है वो भी ग्रेटर दैन इक्वल टू है एफ एन से। फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एन नॉट, जितनी भी एन का साइज होगा वो एन नॉट से बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट वैल्यू बिग ओ फॉर अ गिवन इनपुट। इससे हमें जो हाईएस्ट, जितनी भी सबसे ज़्यादा पॉसिबल आउटपुट की वैल्यू हो सकती है वो मिलती है। द एग्जीक्यूशन टाइम सर्व्स एज एन अपर बाउंड ऑफ द एल्गोरिदम्स टाइम कम्प्लेक्सिटी। जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो क्या करता है, अपर बाउंड की तरह काम करता है एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिग ओ नोटेशन। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ जी एन इज इक्वल टू एफ एन। ओ जी एन क्या है, बिग ओ का ओ, और जी एन हमारे पास अलग फंक्शन जो हमने लिया है। एफ एन सच दैट देयर एग्जिस्ट कॉन्स्टेंट्स सी एंड एन नॉट, सी और एन नॉट जो है कॉन्स्टेंट्स हैं, सच दैट क्या है, जो ओ है वो हमारा लेस देन इक्वल टू एफ एन एंड विच इज़ लेस देन इक्वल टू सी जी एन फॉर ओनली एन ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा दोबारा से ओमेगा नोटेशन आ गया है। इनके बारे में हमने स्लाइटली जो है पहले भी नॉलेज ली थी। सो ओमेगा नोटेशन क्या है, ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट करता है लोअर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज अ कंडीशन दैट अलाउज एन एल्गोरिथम टू कंप्लीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ये सबसे बेस्ट केस के लिए होता है, ये शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में हमारा एल्गोरिथम रन करवा देता है। इट प्रोवाइड्स बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, द एग्जीक्यूशन टाइम सर्व्स एज लोअर बाउंड, इसमें क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम लोअर बाउंड को सर्व करता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या फंक्शंस बनाए हुए हैं, लेट जी एंड एफ बी द फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब कि जी भी नेचुरल नंबर का सेट है और एफ भी नेचुरल नंबर का सेट है। द फंक्शन एफ इज सेट टू बी ओमेगा जी इफ़ देयर इज़ अ कांस्टेंट सी ग्रेटर देन ज़ीरो। जो ये वाला फंक्शन एफ है वो क्या है, ओमेगा जी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। इफ़ देयर इज़ अ कांस्टेंट सी ग्रेटर देन ज़ीरो, जब वहाँ पर कोई कांस्टेंट होगा जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, एंड अ नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट सी इंटू जी एन इज़ लेस देन इक्वल टू एफ एन फॉर ऑल एन नॉट। यानी कि हमने कांस्टेंट हमने अपनी तरफ से लेना है सी जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेकिन जब हम उस सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी एन में तो वो लेस देन इक्वल टू है हमारे एफ एन वाले फंक्शन के। ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर का फंक्शन, ये भी नेचुरल नंबर का फंक्शन, और ये है कॉन्स्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो हमेशा n नॉट से बड़ी है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, ये है हमारा एफ एन का फंक्शन। ठीक है, और ये है हमारा सी जी एन का। जहाँ पर ये दोनों जो है कह सकते हैं आप कोलाइड करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, तब वहाँ पर एन नॉट बनता है विच इज़ इक्वल टू एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा जी एन। ठीक है, तो इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ओमेगा जी एन such that fn there exist positive constant c and n naught such that 0 is less than equal to cg and is less than equal to fn। तो इसका जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है वो हमें ये बताता है कि अगर हम किसी कांस्टेंट को हमारे जी एन वाले फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हमारे नेचुरल नंबर के फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो लेस देन इक्वल टू होगा एफ एन वाले फंक्शन के, और एफ एन का ग्राफ जो है वो हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, जी एन वाले से, और जीरो तो लेस देन इक्वल टू होगा ही कांस्टेंट से और नेचुरल नंबर से। ठीक है, उसके बाद में आ गया हमारा लास्ट जो टाइप है वो है थीटा नोटेशन, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना नैपसैक वाला, वो हम अलग से एक वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि वो बहुत लेंथी है। ठीक है, तो थीटा नोटेशन देख लेते हैं। थीटा नोटेशन हमें क्या देता है, एवरेज केस कम्प्लेक्सिटी देता है। थीटा नोटेशन इनक्लोजेज द फंक्शन फ्रॉम अबव एंड बिलो। जो हमने पहले देखा हमारा बिगो नोटेशन था वो किसकी बात करता था, अपर बाउंड की अबव की। ठीक है, जो हमारा था ओमेगा नोटेशन वो किसकी बात करता था, बिलो की लोअर बाउंड की। ठीक है, ये किसकी बात करता है, ये उन दोनों के बीच का सिस्टम है। तो ये बिलो की भी बात करता है, थोड़ी सी अबव की भी बात करता है, मतलब तभी तो इसका नाम जो है, जो इसका केस बनता है वो एवरेज केस बनता है। एवरेज का यही मतलब है कि जो हाईएस्ट हो सकता है, जो लोएस्ट हो सकता है, उन दोनों के बीच का
तो ये भी उन दोनों के बीच का चीज़ है, ठीक है, थीटा नोटेशन। सो थीटा नोटेशन इज डिफाइंड बाय एडिंग ऑल द रनिंग टाइम फॉर ईच पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। जो थीटा नोटेशन है वो इस टाइप से डिफाइन है कि वो सारे रनिंग टाइम को ऐड करता है फॉर ईच पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन, कि कितनी कितनी इनपुट का क्या मतलब है कि हम उसको कितना डाटा दे रहे हैं, जितना हम उसको डाटा देंगे वो उन सभी का एवरेज लेगा, मतलब फॉर डिफरेंट कह सकते हैं फॉर डिफरेंट केसेस, ठीक है, अलग अलग केस में अलग अलग डाटा हमने उसको दिया। इससे क्या हुआ, एंड में हमने उसको जाके ऐड कर दिया रनिंग टाइम के सभी के डाटा को, एंड टेकिंग एवरेज ऑफ दैट केस, फिर उन सबका हमने एवरेज ले लिया, ठीक है। तो इस टाइप से हम थीटा नोटेशन को देखते हैं। इट इज़ यूज फॉर एनालाइजिंग एवरेज केस कम्प्लेक्सिटी। सो इससे हमें जो कम्प्लेक्सिटी मिलती है वो भी हमें एवरेज केस की ही मिलती है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, दो फंक्शंस हम ले रहे हैं g एंड f, जो कि है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। द फंक्शन f इज सेट टू बी थीटा g इफ देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट दो हैं क्योंकि दो का ग्राफ बनेगा, c1 एंड c2 सच दैट दे आर ग्रेटर देन 0 एंड अ नेचुरल नंबर n0 सच दैट c1 इंटू gn इज लेस देन इक्वल टू fn विच इज़ लेस देन इक्वल टू c2 इंटू जी एन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n0। अब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जो एक कांस्टेंट है वो हमारा क्या है, छोटा है, मतलब मान लीजिए ये 1 है, ठीक है, ये जी एन है, ठीक है, एफ एन का कुछ वैल्यू है, ठीक है, उससे ये कम है। लेकिन जो हमारा दूसरा कांस्टेंट है c2, जो हमारा दूसरा कांस्टेंट है c2 वो जो है बड़ा है fn से भी और c1 वाले कांस्टेंट से भी, ठीक है। द अब एक्सप्रेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इफ fn इज थीटा ऑफ gn, यानी कि जो fn है वो थीटा फंक्शन है gn का, देन द वैल्यूज ऑफ fn इज ऑलवेज बिटवीन c1 इंटू gn एंड c2 इंटू gn। तभी जो हमारे fn की नेचुरल नंबर वाले सेट की वैल्यूज जो हैं वो c1 इंटू gn वाले सेट में और c2 इंटू gn वाले सेट में जो है लाई करती हैं फॉर ऑल लार्ज वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास ये देखिए ये वाला ग्राफ है ना, c1 इंटू जी एन। हाँ ये देखिए फर्स्ट है हमारे पास ये वाला ग्राफ, ये है हमारा c1 इंटू जी एन। हाँ ये देखिए ये है हमारा c1 इंटू जी एन। फर्स्ट कॉन्स्टेंट जो है, मतलब मान लीजिए 1 के साथ कुछ और कोई सेट मान लीजिए जन, मतलब जी एन को अगर मैं 2 मान लूँ, 1 इंटू 2 2 है, ठीक है। और ये वाला जो मेरा दूसरा वाला है फंक्शन, एक मिनट, ये जो मेरा दूसरा फंक्शन है ये है, ये इस टाइप का है, ये यहाँ पर ये जो ग्राफ बन रहा है ये वो है, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं मानूँ इसकी वैल्यूज़ के हिसाब से अगर चलते हैं, अगर हमारा c1 gn जो है वो क्या है 1 इंटू 2, ठीक है, और हमारा जो है c2 gn, c2 की वैल्यू मैंने क्या ले ली, मान लीजिए 4 ले ली, ठीक है, 2, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2 और इसका आंसर आएगा 8, और जो हमारा एफ एन इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो मान लीजिए कि एफ एन है हमारा 3, ठीक है। तो c1 एक टाइप का ऐसा नेचुरल नंबर ले रहे हैं जो कि सॉरी कांस्टेंट ले रहे हैं जो कि c2 से कम है, ठीक है, और 0 से तो ज़्यादा है ही, ठीक है। लेकिन जो gn है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और fn भी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कोई भी चीज़ जो है इसमें ले सकते हैं। अब इसका हमने ग्राफ देख लिया, ये इसी टाइप से आएगा, इसका जो नोटेशन आएगा fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ gn, ठीक है। एंड ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है ना लाइंस तीनों, ये वहाँ पर हमारा n0 आएगा जो हमने कांस्टेंट खुद से लिया है, जो कि इसका बॉन्ड शो करता है, ठीक है। सो इस हिसाब से हमने जो है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। एक आपका क्वेश्चन रह गया नैपसैक वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जाइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।